तो गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समाजशास्त्र जो मेन पेपर है उसकी तैयारी के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के सामने। इसके पहले हम 12 का पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, जो मेन क्वेश्चन है, आप लोगों को करा दिया गया है। आज फिर आप लोगों को एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका सामाजिक संस्था, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन जो है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें से सेनाट हो जाएगा, लेतुकर झा दिया है, सच्चिदानंद दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कास्ट इन इंडिया, इसमें से कोई नहीं है। तो आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा। जो मुता होता है वह विवाह का अस्थायी प्रकार है। और अभी टीआरई 2 में देखिए एक प्रकार क्वेश्चन आया था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो बीपीएससी आयोग जो है कि इसको जो है कि विवाह को 3 प्रकार माना है। ठीक है, इसमें क्या है, निकाह हो गया, मुता हो गया, फासिद हो गया, ये 3 प्रकार के विवाह को मानते हैं। और मुसलमानों में जो अस्थायी विवाह है वह मुता है। ठीक है, तो आपका बी का आंसर सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि झूम खेती किसमें कौन से लोग करते हैं? तो आदिवासी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तो आपका ये हो जाएगा, यानी आदिवासी जो समुदाय होते हैं वो झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब आप समझ रहे हैं। झूम खेती का मतलब ये नहीं है कि आप जो कि खेत में जाकर झूम के खेती करेंगे उसको झूम खेती कहते हैं। देखिए, झूम खेती से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी फसल हमने जो है कि आज मतलब सीजन होता है, सीजन के में जब एक बार साल भर में कोई फसल हमने उगा लिया तो फिर कुछ समय के लिए उस खेत को छोड़ दिया जाता है इसी तरह खाली। ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद फिर दोबारा कुछ समय पश्चात जो है फिर से जब खेती की जाती है, जो खाली समय रहता है, जो कुछ नहीं उसमें पैदा किया जाता है, ठीक है, उसी को हम झूम खेती कहते हैं। तो आदिवासियों का इसी तरह से मानना था कि कुछ समय के लिए जब खेतों को छोड़ा जाता है तो उससे हमारा पैदावारी बढ़ जाएगा, इसलिए झूम खेती कौन करते थे? तो ये आदिवासी समुदाय करते थे। ओके, उसी तरह में हम देखें आ गया धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मानववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा मानववाद की बात कौन करते हैं? तो मानववाद की बात जो है कि टायलर करते हैं। ठीक है, तो इसमें धर्म की उत्पत्ति का मानववाद के सिद्धांत किसने दिया है? तो यह किसने दिया है? तो यह टायलर ने दिया है। किसने दिया है?
यह दिया है टायलर, टायलर ने दिया है, ठीक है। मानववाद के सिद्धांत किसने दिया है? टायलर ने दिया है, ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? प्रेम पर आधारित कौन सा विवाह है? तो यह गांधर्व विवाह है, ठीक है। और हिंदू विवाह में अगर पूछा जाए कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। तो यह 8 और गांधर्व विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो हिंदू विवाह में जो परस्पर प्रेम विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको गांधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सोरोरेट क्या है? सोरोरेट क्या है? सोरोरेट एक है, क्या है? शाली विवाह है। सोरोरेट क्या है? एक शाली विवाह है, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो यह सेवा विवाह जो होता है यह जनजाति समाज में प्रचलित है। किस समाज में है? तो यह जनजाति समाज में सेवा विवाह प्रचलित है, ठीक है। निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? तो नातेदारी की रीतियां कौन सी नहीं है? तो यह परिहार है, वर्गीकृत संज्ञाएं हैं, परिहार से संबंध माध्यमिक संबोधन है। तो देखिए जो नातेदारी की रीतियां जो हैं कि परिहार, अगर रिश्ता ना परिहार का मतलब तो आप लोग समझते हैं। जैसे कि आप हिंदू ही समाज में देख लीजिए, जो जेठ हैं, जेठ के साथ जो है सास ससुर के साथ है जो है कि परिहार किया जाता है। जनजातियों में भाई बहन लोग एक छत के नीचे सो नहीं सकते हैं घर में। उसके बाद जो दामाद होते हैं वो अपने सासू माँ के साथ नहीं जा सकते हैं और अपने सासू माँ के सामने जो है कि नहीं आते हैं। तो ऐसे ऐसे परिहार जो है कि कुछ जनजातियों में बनाए गए हैं। उसके बाद परिहास आप लोग जानते हैं कि जैसे जीजा साली के बीच में जो हंसी मजाक होता है उसको उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परिहास कहते हैं, ठीक है। हंसी मजाक जो होता है उसको परिहास कहते हैं। और माध्यमिक संबोधन के बारे में आप समझते होंगे, जैसे कहते हैं नहीं गांव में कि बहुत सी औरतें होती हैं तो अपने पति को अपने उनका नाम लेकर नहीं पुकारती हैं। वो जैसे कि कोई हैं तो कहेंगे कि जैसे टिंकू के पापा या अंजना की अंजना के पापा या मंजू के पापा। तो इसी प्रकार से मतलब कि या तो अपने बेटे का नाम लेकर के इनके दादा, इस प्रकार से जो नाम लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको माध्यमिक संबोधन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है नातेदारी की रीति है तो आपका परिहार हो गया, परिहास और माध्यमिक संबोधन हो गया। लेकिन जो वर्गीकृत जो संज्ञाएं लिखा गया है ये जो है कि आपका नातेदारी की रीतियां नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बी का आंसर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा
निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया है? ठीक है, तो किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया है? तो जनजातियों के लिए जो कल्याण कार्य शुरू किया है तो यह ईसाई मिशनरियों ने, किसने किया? ईसाई मिशनरियों ने किया है। ठीक है, अब इसी क्रम में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? मेहर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? मेहर का मतलब होता है कि विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, नए वधु को दी जाने वाली जो धनराशि होती है उसी को हम मेहर कहते हैं। ठीक है, तो यह कितने प्रकार के होती हैं? तो यह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी कि वर द्वारा वधु को जो धनराशि दी जाती है उसी को हम मेहर कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यह मेहर 3 प्रकार के होते हैं। और इसी क्रम में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? तो सहायता अनुदान की बात करता है 275, जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है 275, जो है कि क्या करता है? अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है। ठीक है, हो गया, इसी क्रम में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं हमारे इमाइल दुर्खाइम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम का। ठीक है, और तथ्य की बात दुर्खिम करते हैं। प्रकृतिवाद की बात जो है कि मैक्स मुलर करते हैं। टालर आत्मवाद की बात करते हैं। इसी प्रकार से है आपका। इसी क्रम में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है? जो आपसी यानी कि महिला पुरुष जो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम खुला। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? खुला खुला मुसलमान, यानी दोनों लोगों से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, दोनों लोग अपने राय से जो है कि तलाक लेना चाहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको खुला कहते हैं, खुले। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है तो यह किसने किया है? तो होकार्ट और सिनाट ने किया। किसने किया? होकार्ट और सिनाट ने किया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत किसने किया है? तो यह होकार्ट एवं सिनाट ने किया है। किसने किया? होकार्ट एवं सिनाट ने किया है। ठीक है, तो एक हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो जनजाति की विशेषता क्या है? जनजाति की जो विशेषताएं होती है वह समान भूभाग होता है और एक समान भाषा होती है जनजातियों की अपनी। मतलब जिस भूभाग में वो लोग रहते हैं उनका एक समान भाषा होता है। ये नहीं कि पूरे जो भारत में हो गया या पूरे विश्व में तो हर जनजाति की भाषा एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जिस समान भूभाग में जो रहते हैं
इनकी एक विशेषता है कि वह समान भूभाग में रहते हैं, उसकी समान एक भाषा होती है और उनकी एक समान संस्कृति होती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन है? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, मान लीजिए पैशाच विवाह, तो यह हिंदू समाज में है। ठीक है, गंधर्व विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत विवाह है। तो ये सब क्या है? हिंदू विवाह में है। तो हिंदू समाज में क्या है? पैशाच विवाह है, पैशाच विवाह है। ठीक है, ये का हो जाएगा आंसर। और इसी क्रम में मेरे प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति एक अगतिशील वर्ग है। जाति क्या है? एक अगतिशील है, यानी जाति में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यह किसने कहा है? तो यह घुरिये ने कहा है। किसने कहा है? घुरिये ने कहा है। घुरिये ने क्या कहा है कि जाति एक अगतिशील वर्ग है। ठीक है, मतलब इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती जाति में। तो जाति एक क्या है? अगतिशील वर्ग है। यह किसने कहा है? तो यह घुरिये ने कहा है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस विद्वान का कथन है परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और इसका आकार छोटा होता है और यह बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो परिवार एक क्या है? परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और इसका आकार एक छोटा होता है, यह बच्चों की जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो यह कथन किसने कहा है और किस विद्वान ने कहा है? तो यह जो है कि मैकाइवर ने कहा है। कि किस विद्वान ने कहा है? तो यह मैकाइवर ने किया है। ठीक है, तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक बंधुओं, जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अगर आप लोगों को जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, और ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आऊं और आप लोग अधिक से अधिक नंबर टीआरई 4 में ला सके, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और किसी प्रकार की अगर आप लोगों की समस्या हो, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। तो अब इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? तो जो सबसे छोटा परिवार होता है उसको तो आप लोग जानते हैं, उसको मूल परिवार कहते हैं। सबसे छोटे परिवार क्या कहते हैं? मूल परिवार कहते हैं। तो इसमें ए का आपका ठीक हो जाएगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है क्या कहते हैं? तो पुत्र के हाथ में जिसके सत्ता रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको पितृ सत्तात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पितृ सत्तात्मक कहते हैं। सी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे परिवार जिसमें पुत्री के हाथों में सत्ता होती है तो उसको मातृ सत्तात्मक कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ कर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों,
इसी प्रकार से आप लोगों के सामने हम 20 क्वेश्चन कराएं, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको आप लोगों के सामने हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही कराए थे हम। ऐसे परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता होती है उसको वित्तीय सत्तात्मक कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से हम क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे कि आप बस पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का अर्थ भी समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार हमारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आप लोग जल्द ही आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।